नमस्कार, मैं डॉक्टर स्तुति यादव डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन क्लास में अपने सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में चर्चा का विषय है शिक्षा के प्रभावी कारक, जिसके अंतर्गत हम घर या परिवार पर चर्चा करेंगे। शिक्षा को अनेक प्रकार के औपचारिक तथा अनौपचारिक कारक प्रभावित करते हैं। इन कारकों द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्रदान करने में योगदान दिया जाता है। बालक अपने समाज, परिवार एवं परिवेश में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार बालक को शिक्षा प्रदान करने में औपचारिक एवं अनौपचारिक साधनों का उपयोग होता है। शिक्षा के प्रमुख कारक या हम इन्हें अभिकरण भी कहते हैं। शिक्षा के प्रमुख अभिकरण जो कि बालक की शिक्षा को प्रभावित करते हैं, इस प्रकार से हैं। नंबर 1 घर या परिवार, नंबर 2 समाज, नंबर 3 विद्यालय, नंबर 4 राज्य और नंबर 5 जनसंचार साधन। तो आज हम परिवार शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में बिंदु पर अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज की प्रथम इकाई परिवार ही है। समाज के अभाव में मानव का विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि मानव अपने क्रमबद्ध विकास के लिए समाज पर निर्भर रहता है। चूँकि विकास की प्रथम अवस्था घर से ही प्रारंभ होती है, इसलिए सर्वप्रथम हमें परिवार का स्वरूप जान लेना आवश्यक है। हम देखते हैं संसार में जो भी समाज हैं, जितने भी समाज हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं और उन परिवारों के कार्य भी लगभग समान ही होते हैं, परंतु संस्कृति और देश के आधार पर कार्यों में विभिन्नता पाई जाती है। होता यूँ है कि एक समाज में जो प्रधान कार्य है वो दूसरे समाज में गौण हो सकते हैं। सामान्य रूप से परिवार में हम या कह सकते हैं परिवार का अर्थ पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री एवं भाई तथा बहन आदि से होता है। ऐसे ही होता है। परिवार की भिन्नताओं के आधार पर ये अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ विद्वानों ने परिवार की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्टोलॉजी की। पेस्टोलॉजी के अनुसार घर क्या है? घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है। होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर एजुकेशन एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं फ्रॉवेल की। फ्रॉवेल के अनुसार माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है। मदर्स आर आइडियल टीचर्स एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय होम इज मोर इफेक्टिव। इस प्रकार अभी हमने देखा कि परिवार यदि बालक की प्रथम पाठशाला है तो उसकी माता प्रथम अध्यापिका है, उसकी शिक्षिका है। अब परिवार के महत्व पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो परिवार की आवश्यकता एवं महत्व को समझने के लिए कुछ हम बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे। बिंदुओं में बांटकर उनको समझेंगे। तो नंबर 1 है, पहला बिंदु है परिवार बालक का पालन पोषण करता है। दूसरा है वह उसको प्रारंभिक आश्रय देता है। दूसरे नंबर पर उसको आश्रय देता है,
क्योंकि हम देखते हैं बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका आश्रय स्थल उसका परिवार ही होता है। तीसरा, बालक की प्रारंभिक पाठशाला घर है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कराए हैं। चौथा है, परिवार उसको स्वाभाविक वातावरण, प्रेम तथा सहानुभूति प्रदान करता है। बिना परिवार के मानव का कोई अस्तित्व नहीं है। पांचवा है, यह शिक्षा का सबसे प्राचीन साधन है। ठीक है, ये तो था परिवार का महत्व। अब परिवार शिक्षा, किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है, इस पर हम विचार करेंगे, बात करेंगे। परिवार में शिक्षा, एजुकेशन इन फैमिली। परिवार बालक के लिए प्रथम पाठशाला के रूप में माना जाता है। ये हम कई बार कह चुके हैं। बालक का जन्म होता है तो उसको संरक्षण देने का दायित्व भी पारिवारिक सदस्यों का ही होता है। और परिवार में रहकर बालक शारीरिक विकास तो करता ही है, साथ ही साथ जो भी मानवोचित गुण होते हैं वो उन गुणों को अपनाने की क्रिया भी सीखता है। बालक जब परिवार में रहता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा परिवार प्रदान करता है। इसमें नंबर 1 है, पहला बिंदु है आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा। तो समाज का प्रारंभिक रूप परिवार को माना जाता है और परिवार के सदस्य जीवनोपयोगी सभी गुणों का स्वयं में समावेश करते हैं। ये सभी गुण नैतिक और आध्यात्मिक गुणों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार परिवार के सदस्यों का सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास परिवार में रहकर होता है। अगला बिंदु है जीवन को समायोजित करने की शिक्षा। अब देखिए, इस संबंध में हम डार्विन का विचार देखते हैं। डार्विन क्या कहते हैं? शक्तिशाली व्यक्ति ही पारिवारिक जीवन के संघर्ष में जीवित रह पाता है। होता क्या है, जब बड़ी शक्तियां पनपती हैं तो छोटी शक्ति स्वतः ही समाप्त हो जाती है और बचता वही है जो समायोजन रखने की प्रवृत्ति रखता है या जो समायोजित कर लेता है अपने को। बालक परिवार में रहकर समायोजन करना सीख पाता है। अगला बिंदु है जीवन व्यवहार की शिक्षा। भावी जीवन निर्धारण की शिक्षा बालक को परिवार से ही प्राप्त होती है। प्रत्येक परिवार में हम देखते हैं कि वहाँ व्यवहार निश्चित होते हैं। प्राय देखने को मिलता है कि जो बालक सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेते हैं वे आगे चलकर परिष्कृत व्यवहारों को अपनाते हैं और इसके विपरीत जो अशिक्षित निर्धन परिवारों में जन्म लेते हैं वे असंस्कृत व्यवहारों में पलते हैं। तो जैसा व्यवहार बच्चे को मिलता है वो वैसा ही व्यवहार सीख लेता है। अगला बिंदु है स्थायी जीवन मूल्यों का विकास। परिवार के स्थायी जीवन मूल्य प्रेम, दया, सहयोग, ममता, सहनशीलता और सहायता पर आधारित होते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि परिवार में ये सभी जीवन मूल्य होते हैं। परिवार के सदस्यों के व्यवहारों के प्रति होने वाली प्रक्रिया ही इन स्थायी मूल्यों के विकास में योगदान करती है और ये जाने अनजाने सब चलता रहता है परिवार में। इन्हीं गुणों के आधार पर बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला बिंदु है बालक की आदत एवं उत्तम चरित्र निर्माण की शिक्षा। परिवार में बालक का जन्म होता है, बड़ा होकर उसके चरित्र निर्माण की क्रियान्विति परिवार में स्थायी निवास करके ही होती है।
कहने का आशय है कि उसका चरित्र निर्माण परिवार में रहकर ही होता है। बालक की आदत का निर्माण भी परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। परिवार में यदि प्रेम, सद्भावना और सहयोग का वातावरण होता है तो बालक में बड़े होने पर ये उत्तम गुण और अच्छी प्रवृत्तियाँ स्वयं ही आ जाती हैं। और इसके विपरीत परिवार में यदि कलह है तो बालक का मानसिक विकास ठीक से नहीं होगा, उसकी मानसिक दशा विकृत हो जाती है और क्या होता है, और उनमें अपराधजन्य प्रवृत्तियों का निर्माण होना स्वाभाविक होता है। अगला बिंदु है पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। परिवार के सभी सदस्य यदि परस्पर सहयोग करते हैं और आदर्श वातावरण में जीते हैं तो बालक के मन पर इसकी अमिट छाप पड़ती है। वॉसी के अनुसार हम देखते हैं कि परिवार वह स्थल है जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का नया पाठ पढ़ती है, क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में रहकर सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता है। अगला बिंदु है परमार्थ की शिक्षा। परिवार एक ऐसा समूह है जो सामाजिक बीमे, सोशल इंश्योरेंस का प्रमुख साधन माना जाता है। अतः परिवार छोटे तथा बड़े बूढ़े दोनों को ही सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए परमार्थ तथा परोपकार की शिक्षा प्रदान करता है। इस संबंध में हम देखते हैं बर्नार्ड शॉ ने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, परिवार ही वह साधन है जिसके अनुसार नई नई पीढ़ियाँ पारिवारिकता के साथ साथ रोगी, सेवा, बड़ों और छोटों की सहायता केवल देखते ही नहीं हैं अपितु उसे करते भी हैं। वो देखते हैं हमारे परिवार के बड़े सदस्य किसी की सहायता कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, तो वे अब उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और स्वयं भी वैसा करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत हम अगर अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वही बात छोटे बच्चे भी सीख लेते हैं। अगला है आज्ञा पालन एवं अनुशासन की शिक्षा। परिवार का स्वामी परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। उसी की आज्ञा एवं निर्देश के अनुसार परिवार के सभी कार्य होते हैं। परिवार के सभी सदस्य उसका सम्मान भी करते हैं। ये बात परिवार के सदस्यों से बालक भी सीखते हैं। इस संबंध में हम कॉम्टे के विचार देखते हैं। उन्होंने लिखा है, आज्ञा पालन और अनुशासन दोनों रूपों में परिवार पारिवारिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन का अनंत विद्यालय बना रहेगा। ये कॉम्टे के विचार हैं। अगला बिंदु है जीविकोपार्जन की शिक्षा। परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के व्यवसाय में हाथ बटाता है। बालक अपने बड़ों को देखता है और परिवार में रहकर सफलतापूर्वक घरेलू व्यवसाय को बिना किसी आधार के सीख लेता है। ये चीज़ें तो हम व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई भी परिवार विशेष जिस व्यवसाय से जुड़ा होता है, उनका बच्चा या उस परिवार में पलने वाला बच्चा उस व्यवसाय की बारीकियों को अच्छी तरह से समझ जाता है। अतः पारिवारिक व्यवसाय सीखने के लिए उसे अन्यत्र प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है। इस प्रकार परिवार अपने नव सदस्य बालक को भावी जीवन निर्वाह के योग्य बना देता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।